हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के लास्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, फाइनली जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज हमारा इसमें होने वाला जनरल फार्माकोलॉजी में लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां से हर साल आपको एक क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन आज के लेक्चर से आप कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में जीपैट के और नाइपर के, कि आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है जनरल फार्माकोलॉजी के ऑलरेडी 6 लेक्चर जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमने पूरी जनरल फार्माकोलॉजी को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और उसके साथ ही फार्मास्यूटिक्स का भी हमारा क्रैश कोर्स के अंदर पे चल रहा है, जिसमें हमने प्री फॉर्मुलेशन खत्म कर दिया है। डोजेस फॉर्म का भी एक लेक्चर लिया था मैंने, साथ में प्री फॉर्मुलेशन के PYQs डिस्कस हुए हैं। और कल मैंने टैबलेट स्टार्ट कर दिया, तो टैबलेट का भी एक डिटेल्ड लेक्चर अपडेटेड है चैनल पे, तो जाके एक बार चेकआउट करो। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए पड़े हुए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेके आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और कल हमारे चैनल पे 2002 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो, मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको कवर कराऊंगा और बहुत कुछ प्लान है आपके लिए, बस आप अपना सपोर्ट बना के रखो। ठीक है, और साथ में अब अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहो। साथ में इंस्टाग्राम पेज हमारा जाके ज्वाइन कर लो, ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से इंस्टा पेज है। टेलीग्राम चैनल भी ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से जाके आप ज्वाइन करो। ठीक है, तो आज यार फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, एक शॉर्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, कंबाइंड इफेक्ट जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक या अधिक, एक से ज़्यादा ड्रग, मतलब दो या उससे ज़्यादा ड्रग्स को हम साथ में देंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या आने वाला है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, उनका कंबाइंड इफेक्ट या तो ज़्यादा हो जाएगा, या तो दोनों का बराबर होगा, और या कम हो जाएगा। ठीक है, यही तीन चीज़ें हमारी पॉसिबल है। या कि मान लो जैसे एक का इफेक्ट जितना आने वाला था, जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एक ड्रग का इफेक्ट 1 है, ठीक है, दूसरे का भी 1 है, ठीक है, हमने दो ड्रग को साथ में दे दिया। अब क्या चीज़ें हो सकती है, या तो इन दोनों का इफेक्ट हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, मतलब जितना आना चाहिए उतना आया। या इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, मतलब जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा इफेक्ट आ गया। या इन दोनों का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, जितना आना चाहिए था उससे कम आया। तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो जो अगर ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों कंडीशन आती है हमारी सिनर्जिज्म के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है फर्स्ट वाली, ये इसको हम बोलते हैं एडिटिव कंडीशन। और जो सेकंड है, अगर इफेक्ट ज़्यादा आ गया तो उसको हम बोलेंगे सुपर एडिटिव। और अगर ये जो कंडीशन है जिसमें उसने इफेक्ट को डिक्रीज कर दिया, वो हमारा किसके अंदर आता है, वो आता है एंटागोनिज्म के अंदर। ठीक है, मेनली दो चीज़ें होती है, एक होता है सिनर्जिज्म, दूसरा होता है एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि जो उसका इफेक्ट है वो फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब उसके साथ या तो बढ़ाया जा रहा है, या जितना इफेक्ट आना चाहिए उतना इफेक्ट आ रहा है दोनों के कंबाइंड होने का, तो वो हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है कि जो उसका इफेक्ट होता है वो डिक्रीज कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं क्या, एंटागोनिज्म। समझिए बात को। तो ये तीन टर्म्स हैं, इस एक सिंपल से उससे आप तीनों टर्म को याद कर सकते हो। ठीक, चलो अब देखो हमारा क्या है, व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन साइमल्टेनियसली और इन क्विक सक्सेशन, मतलब साथ में या एक के बाद एक, दे मे बी आइदर इनडिफरेंट टू ईच अदर, तो वो क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिनर्जिज्म के बारे में। सिनर्जिज्म क्या होता है, सिनर्जिज्म हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, एक सिन और एर्गोन। सिन का मतलब होता है टुगेदर, और एर्गोन का मतलब वर्क, मतलब एक साथ काम करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर, मतलब एक ड्रग का जो एक्शन है दूसरी ड्रग से फैसिलिटेट किया, मतलब जैसे मैंने बताया 1+1 2 सेम आ गया, और साथ में इंक्रीज या तो इंक्रीज कर दिया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ड्रग जो होंगी वो सिनर्जिस्टिक नेचर की होंगी। ठीक, अब सिनर्जिज्म में दो चीजें आती है, एक होता है एडिटिव, दूसरा होता है सुपर एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है, 1+1 2, मतलब क्या है, जितना इफेक्ट था दोनों का अकेले अकेले, कंबाइन करने पे उतना ही दोनों का इफेक्ट आ गया, उसको हम बोलेंगे एडिटिव। जैसे 1+1 क्या हो गया, 2। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी इज इक्वल टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी के बराबर आ गया। इसका एग्जाम्पल याद कर लो। देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं कि दो ड्रग का एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेता है कि इसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, एडिटिव शो होगा, सुपर एडिटिव शो होगा। तो आप एग्जाम्पल से एक बार ध्यान में रख लेना। जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्शन शो करते हैं, बट किस नेचर से शो करते हैं, वो एडिटिव नेचर से शो करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर हो गया,
इसको कंबाइन करके हम जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज कर सकते हैं और ये हमारा एडिटिव इफेक्ट शो करेगा। इफेड्रिन थियोफाइलिन है, ये ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज होता है और हमारा एडिटिव इफेक्ट शो करेगा। सल्फा डायाजीन, इसके साथ सल्फामेराजीन या सल्फामेथाजिन, ठीक है, तीनों को कंबाइन करके हमारा ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करता है और ये हमारा एडिटिव इफेक्ट शो करेगा। एम्लोडिपिन एटनोलॉल, ये एंटी हाइपरटेंसिव शो करता है और ये हमारा किसके साथ शो करता है, ये भी एडिटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये जो है एम्लोडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, एथेनॉल बीटा ब्लॉकर, तो दोनों कंबाइंड होकर हमारा एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करते हैं। अभी हम जब एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एडिटिव इफेक्ट। अब दूसरा आ जाता है सुपर एडिटिव। सुपर एडिटिव में क्या हो जाता है कि पोटेंशिएट कर देता है इफेक्ट को, मतलब किसी एक ड्रग की प्रेजेंस में दूसरी ड्रग का इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सुप्रा एडिटिव। तो इसमें क्या होता है 1+1 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, मतलब A+B का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी से ज्यादा आ जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा क्या, एसिटाइल कोलिन फाइसोस्टिग्मिन। इसमें क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन इनिबिट कर देता है, तो इससे एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। लीवोडोपा के साथ अगर हम कार्बिडोपा बेंजरजाइड दे देंगे तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो वो है इनहिबिट द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है लीवोडोपा का वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जिससे उसका एक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। एड्रेनलिन के साथ कोकेन या डेसिप्रामिन दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी अपटेक, जो एड्रेनलिन का अपटेक है वो इनहिबिट हो जाएगा। सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम दे देंगे तो इसमें क्या हो जाता है, ये सीक्वेंशियल ब्लॉकेट कॉज करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक से ड्रग के बस नाम कुछ याद रख लो जिससे हमारे क्वेश्चन कभी कभी बन सकते हैं, बाकी इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात थी सुपरएडिटिव की। अब हम बात करेंगे एंटागोनिज्म के बारे में। जैसा मैंने बताया था कि एंटागोनिज्म में क्या होता है, इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है व्हेन वन ड्रग डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ अनदर। मतलब जब एक ड्रग या तो डिक्रीज कर रही है या इनहिबिट कर रही है उस दूसरे ड्रग का एक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक इन नेचर बोलते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग A+B इज लेस देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बी उससे कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एंटागोनिज्म जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है। हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म शो कर सकते हैं ड्रग्स, केमिकल एंटागोनिज्म शो कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म शो कर सकते हैं, रिसेप्टर एंटागोनिज्म शो कर सकते हैं। तो सबको एक बार देख लेते हैं। अब देखो फिजिकल एंटागोनिज्म क्या, सिंपल है, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, अगर वो एक दूसरे का एक्शन को अपोज कर रहे हैं ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण अगर एक्शन को अपोज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल एंटागोनिज्म। जैसे चारकोल और हम एल्कलॉइड्स को दे दे तो चारकोल क्या करता है, वो एल्कलॉइड को एड्सॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस में, तो ये किस प्रॉपर्टी से उसके एक्शन को रोका, फिजिकल प्रॉपर्टी से। एड्सॉर्प्शन क्या एक फिजिकल फिनोमेना है, तो उसको एड्सॉर्ब कर लिया, तो इसी तो ये हमारा एक फिजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल हो गया और हम चारकोल को यूज करते हैं एल्कलॉइडल पॉइजनिंग में यूज करते हैं, ठीक। तो ये फिजिकल एंटागोनिज्म था। सेम अगर हम केमिकल एंटागोनिज्म की बात करें तो अगर दो ड्रग केमिकली रिएक्ट करके एक इनएक्टिव प्रोडक्ट बना दे, ठीक, मतलब जैसे दो ड्रग दिया, दोनों सेपरेटली तो काम कर रही थी, बट जब दोनों साथ में आई तो दोनों ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन कॉज कर लिया, और केमिकल रिएक्शन के से वजह से जो प्रोडक्ट बना वो इनएक्टिव था। जो प्रोडक्ट इनएक्टिव निकल गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे केमिकल एंटागोनिज्म, क्योंकि इफेक्ट जो था वो डिक्रीज हो गया। जैसे KMnO4 जो है वो एल्कलॉइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए हम गैस्ट्रिक लैवेज में इन पॉइजनिंग में इसको हम यूज करते हैं, किसको, KMnO4 को, ठीक है। टेनिन्स को अगर एल्कलॉइड के साथ दे देंगे तो इंसोल्युबल एल्कलॉइडल टेनेट का फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर चिलेटिंग एजेंट मेटल के साथ देंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो है ये हमारे केमिकल एंटागोनिज्म के एग्जाम्पल है। अब सेम आता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि एक दूसरे के अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर दे। जैसे कि हमारा एक दूसरे के अपोजिट, जैसे अगर हमारे पास ब्लड शुगर लेवल की बात कर ले तो हमें पता है कि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम इंसुलिन दे देंगे तो क्या कर देता है, वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। क्या हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर तो इस तरह से अगर हम दोनों को साथ में दे दें तो क्या हो जाएगा कि इफेक्ट डिक्रीज हो गया, जो कंबाइंड इफेक्ट आने वाला था उससे इफेक्ट कम आएगा। तो इस तरीके के इफेक्ट को जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से जो एंटागोनिज्म शो होता है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म। जैसे अगर हिस्टामिन और एड्रेनालिन को दे देंगे तो इनका जो इफेक्ट आता है किस पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे, ब्लड प्रेशर पे, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एड्रेनलिन है वो क्या कॉज करता है, एड्रेनलिन कॉज करता है ब्रोंकोडाइलेशन, और जबकि हमारा हिस्टामिन जो कॉज करता है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। एक ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है, दूसरा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, तो कहाँ से, तो इफेक्ट अपने आप डिक्रीज होने वाला है। फिर हाइड्रोक्लोरथायराइड और ट्राइमेट्रिन को दे देंगे तो ये यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन पे अपोजिट इफेक्ट शो होगा। ग्लूकागॉन और इंसुलिन की बात कर ली, मैंने बता दिया ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, ब्लड शुगर लेवल पे। क्यों, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है, जबकि इंसुलिन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो अपने आप एंटागोनिस्टिक एक्शन देखने को मिले, ठीक है।
अब जो हमारा एक लास्ट है वो क्या है, रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होता है कि एक ही ड्रग है, मतलब जो दो ड्रग्स हैं वो सेम रिसेप्टर पे अलग अलग काम कर रही हैं। मतलब अभी जैसे हमने रिसेप्टर पे बात किया था कि जब हमने लास्ट फार्माकोडायनेमिक का लेक्चर लिया था तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया था अलग अलग प्रोटीन से काम कर रहे हैं जो रिसेप्टर पे। तो जो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, कुछ स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग है जो इनहिबिटरी नेचर से उस पर काम कर रही है, कुछ जो है वो स्टिमुलेटरी नेचर से काम कर रही है। तो हमारा उसको हमारा वो वो भी एंटागोनिस्टिक के रूप में काम करती है। जैसे अगर हमारा बात करें, हम मस्करेनिक रिसेप्टर की बात कर लें, ठीक है, तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे जो एसिटाइल कोलिन है वो एज अ एगोनिस्ट काम कर रहा है, जबकि एट्रोपिन जो है वो एज अ एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एगोनिस्ट के रूप में उसके एक्शन को इंक्रीज करेगा, जबकि एट्रोपिन एंटागोनिस्ट के रूप में उसके एक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो अगर हम इन दोनों को साथ में दे देंगे तो एक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सेम मॉर्फिन और नैलोक्सोन जो है ओपियोइड रिसेप्टर पे, मॉर्फिन एज एन एगोनिस्ट काम कर रहा है, जबकि हमारा जो नैलोक्सोन है वो एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। तो इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिसेप्टर एंटागोनिज्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द एंटागोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट एंड इनहिबिट्स इट्स इफेक्ट। मतलब जो एंटागोनिस्ट है वो एगोनिस्ट के सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर लेगा और उसके इफेक्ट को इनहिबिट कर देगा। ये हमारा क्या, कौन सा एंटागोनिज्म है, वो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक। तो ये हमारा मेन कुछ जो था वो कंबाइंड इफेक्ट की बात हो गई। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिसीज थी जो पहले किसी ड्रग के 100 mg पे हो जा रहा था, 100 mg पे वो रिस्पॉन्स शो कर दे रहा था, बट थोड़े टाइम पे जब कॉन्टिन्यूस 100 mg 100 mg 100 mg देने लगे तो कुछ टाइम बाद हम ये देखने को मिलते हैं कि वो अब 100 mg पे वो सही नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अब वो 250 mg पे ले रहा है, 250 mg डोज उसको चाहिए सही होने के लिए। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर होता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो टॉलरेट उस ड्रग के लिए टॉलरेंस शो करने लगती है, जिससे वो हमें जो डोज होती है वो इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टोरीनेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब अगला जो टर्म है वो है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके लिए बस आप एक लाइन याद रखो। टैकीफाइलेक्सिस में रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। अगर जो टॉलरेंस है वो क्या हो रहा है कि जैसे ये टॉलरेंस जो है ये मैंने बताया कि काफ़ी लॉन्ग टाइम पे, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स के लिए भी होता है, जैसे हमारा इफेड्रिन हो गया, टायरामिन हो गया, निकोटिन हो गया, इसमें क्या हो जाता है, जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है। टॉलरेंस जो लेवल जो है बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है। टैकी का मतलब होता है जो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है टैकी एंड फाइलेक्सिस। टैकी का मतलब होता है फास्ट, फाइलेक्सिस का मतलब है फास्ट प्रोटेक्शन। मतलब क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस अगर देखने को मिले, बस ये लाइन याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगला होता है रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक हमने बताया टॉलरेंस, दूसरा बताया रेजिस्टेंस। जो हमारा दोनों सेम है, कुछ दोनों में नया नहीं है। टॉलरेंस जो होता है वो ह्यूमन में शो होता है, रेजिस्टेंस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शो होता है। मतलब क्या है, जैसे अगर कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्टेफेलोकोकाई टू पेनिसिलिन। अब स्टार्टिंग में हम किसी स्टेफेलोकोकाई को हम पेनिसिलिन दे रहे थे, वो हमारा 10 मतलब 100 mg में वो स्टेफेलोकोकाई वो हो रहा था, डेथ हो जा रही थी उसकी, डिक्रीज हो रही थी। बट जब हम उसको कॉन्टिन्यूस 100 mg एक्सपोज करते रहे तो धीरे धीरे कुछ स्टेफेलोकोकाई वो क्या करेंगे, वो इवॉल्व कर जाएंगे और उसकी वजह से उनका क्या हो जाएगा, अब वो उसके लिए रेजिस्टेंट 100 mg पेनिसिलिन के लिए उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया। 100 mg पेनिसिलिन से उनका कुछ नहीं होगा। अब उनको कितने एमजी चाहिए, अब उनको चाहिए 250 mg। अब वो सही होंगे 250 mg पे। ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिमिलर है सब कुछ। जो टॉलरेंस है वो ह्यूमंस में शो होता है, जो रेजिस्टेंस है वो शो होता है किसमें, माइक्रोब्स में शो होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉलरेंस और रेजिस्टेंस की बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है उनके बारे में याद करते हैं, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट आपको याद करने के लिए सबसे पहले याद करना है ABCD, ABCDE, ठीक है। सबका नाम याद रखना है पहले। सबसे पहले ए से जो होता है वो होता है ऑगमेंटेड और प्रेडिक्टेबल रिएक्शन। बी से जो होता है वो होता है बिजारे या अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन। इसके फर्दर भी टाइप्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे अभी। सी से होता है क्रोनिक इफेक्ट्स। टाइप डी डिलेड इफेक्ट्स। टाइप ई एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। और टाइप एफ जो होता है वो फेलियर ऑफ थेरेपी। तो सबसे पहले होता है कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, कोई भी अनडिजराइबल इफेक्ट आया या अनइंटेंडेड इफेक्ट आया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये आता है ऑगमेंटेड या प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस। दीज आर बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ ड्रग के साथ रहता है कि हाँ पता रहता है कि ये ड्रग इफेक्ट आएगा। जैसे डॉक्टर भी आपको देता है कुछ ड्रग तो बता के देता है कि हाँ इससे थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, इससे थोड़ा सा आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बट चीज़ें हो जाएगी। और कभी कभी क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो हो रहा है उससे हमारा क्या हो रहा है, उसी को थोड़ा सा
इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, ये हमारा किस चीज़ में होता है, ये हमारा मेनली होता है इसमें देखो साइड इफेक्ट्स, इसी में साइड इफेक्ट आते हैं, इसी में टॉक्सिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं और ड्रग विड्रॉल के बाद भी इसमें चीज़ें आ जाती है। और ये मोर कॉमन है और मेनली डोज रिलेटेड से होता है, डोज रिलेटेड होता है। डोज रिलेटेड कैसे होता है कि मतलब जैसे नॉर्मल डोज लेनी थी, थोड़ा सा डोज हाई कर दिया तो जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमें ये टाइप इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये मोस्टली प्रिवेंटेबल होते हैं, इनको हम प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है साइड इफेक्ट, दूसरा होता है टॉक्सिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा थेरेपेटिक डोज पे आ जाए। अगर जो दो दो इफेक्ट हमने यहाँ पे देखे, एक हमने देखा साइड इफेक्ट, दूसरा होता है टॉक्सिक इफेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर जो ऐसा इफेक्ट जो हमारे थेरेपेटिक डोज में देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट, और ऐसा इफेक्ट जो हमारे ओवरडोज के कारण देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। समझ गए बात को। अब दूसरा आते हैं टाइप बी, बिजारे या अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन। इसमें जो होता है उसमें आता है ड्रग एलर्जी, मेनली जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो इसमें आता है। और ये हमारे किसके होता है, ये पेशेंट के पर्टिकुलर नेचर, पेशेंट के नेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये ड्रग तो सबको सेम देते हैं, जैसे मान लो कुछ ड्रग सबको सेम दे रहे हैं, बट कुछ कुछ पेशेंट्स में उनका एक अलग से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तब वहां से पता चलता है कि वो पेशेंट जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए एलर्जिक है। तो वो जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो किस में आता है, वो आता है टाइप बी रिएक्शन, जिसको हम बिजारे या अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, इडियोसिंक्रेसी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। ये क्या होता है, ये डोज रिलेटेड नहीं होता और ये मोर सीरियस होता है और शोज अप विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ड्रग के साथ भी ये शो करता है और ये ज्यादा सीरियस होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका जीपैट 2018 में पूछा था कि टाइप बी एडवर्स रिएक्शन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। टाइप बी एडवर्स रिएक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो टाइप बी एडवर्स रिएक्शन को अवॉइड करने का जो तरीका है उसका सबसे पहला है कि जो उसके डोज है उसको स्टॉप करो और साथ में फ्यूचर में अवॉइड करो, ठीक है। तो टाइप बी एडवर्स रिएक्शन को अवॉइड करने का तरीका क्या है कि डोज को स्टॉप करो और फ्यूचर में उसको अवॉइड करो, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप सी, जिसका नाम है जैसे क्रोनिक इफेक्ट्स। क्रोनिक इफेक्ट्स में क्या होता है कि जब प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट पे देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेप्टिक अल्सर के लिए हम वो दे रहे हैं, नसाइड्स दे रहे हैं, तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में नसाइड, सॉरी पेप्टिक अल्सर के लिए नहीं, अगर हम नसाइड्स दे रहे हैं प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में तो वो क्या कॉज कर सकती हैं, वो पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकती है, ठीक है। डिलेड इफेक्ट क्या होता है, डिलेड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो स्टॉपेज ऑफ द ड्रग के बाद में देखने को मिले। जैसे मान लो हमने ड्रग को रोक दिया, फिर लॉन्ग टाइम के बाद हमें पता चल रहा है कि उस ड्रग की वजह से ये साइड इफेक्ट हो गया, जैसे थैलिडोमाइड है, टेरेटोजेनिक है, टेरेटोजेनिसिटी है। अब थैलिडोमाइड में अब हम क्या करते हैं कि मान लो किसी प्रेग्नेंट लेडी को हमने दे दिया, प्रेग्नेंट लेडी को हमने 1 वीक दिया, फिर उसके बाद हमने उसको स्टॉप कर दिया, फिर बाद में जब उसका बेबी हुआ तब उसमें पता चला कि उसमें फोकोमिलिया हो गया। अब फोकोमिलिया कैसे हुआ, फोकोमिलिया हुआ कि हमने थैलिडोमाइड प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया था, जिसकी वजह से फोकोमिलिया देखने को मिला। तो ये जो होता है मतलब जिनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के बाद देखने को मिले वो होते हैं डिलेड इफेक्ट। एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स मतलब क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए उसके बाद देखने को मिले, तो जैसे कि हमारा विड्रॉल इफेक्ट आ गया, जैसे मॉर्फिन में आ गया, ठीक है, कि कुछ लोगों को जैसे एडिक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो हमारा होता है एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। और कुछ लास्ट में जो होता है फेलियर ऑफ थेरेपी, मतलब जब थेरेपी फेल हो गई तो उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो होता है टाइप बी, ठीक है। अब हमने ABCDEF देख लिया सारा, आपको टाइप बी के कुछ टाइप्स हैं उनको हम एक बार देखते हैं जिससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। टाइप बी के जो टाइप बी बिजारे और अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन है, इसके भी कुछ टाइप है, इसको भी आपको सिंपल सा एक ट्रिक से याद रखना, ABCD। इसके भी 4 टाइप है, 4 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जिसमें से जो टाइप 1, 2, 3 है वो ह्यूमोरल मीडिएटेड है, ह्यूमोरल रिएक्शन है, और टाइप 2 जो है वो सॉरी टाइप 4 जो है वो सेल मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जो कि IgE एंटीबॉडीज मीडिएटेड है। टाइप 2 को हम बोलते हैं ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन, जो कि IgG और IgM एंटीबॉडी मीडिएटेड है। और टाइप 3 को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी, और साथ में एर्थस रिएक्शन जो होता है जो IgG एंटीबॉडीज मीडिएटेड है। इसमें टाइप 3 में एक आता है, आपने पढ़ा होगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है वो भी हमारा टाइप 3 रिएक्शन होता है। किस ड्रग की वजह से होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। टाइप 4 जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये हमारा टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के कारण होता है, मीडिएटेड होता है प्रोडक्शन ऑफ द ट्री लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं टाइप ABCD, इधर से आप ABCD याद कर सकते हो और इधर आप ABCDEF तक याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल से थे हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट में टेरेटोजेनिसिटी, जो अभी मैंने बताया फोकोमिलिया और थैलिडोमाइड का एग्जांपल, उसको हम एक बार डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का क्या इफेक्ट होगा, इस पर्टिकुलर ड्रग का क्या इफेक्ट होगा, तो उसको आप देखिए। फोइटल एब्नॉर्मलिटीज कॉज करते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन में दे देते हैं, ठीक है। अगर थैलिडोमाइड देंगे तो क्या कॉज करेगा, फोकोमिलिया, सील लाइक लिम्स कॉज करता है, ठीक है। अगर हम एंड्रोजन दे देंगे, एंड्रोजन क्या कॉज करता है, विरलाइजेशन, लिम्ब इसोफेजियल एंड कार्डियक डिफेक्ट्स कॉज करता है, ठीक है। ये सारे डिफेक्ट्स कॉज करते हैं। प्रोजेस्टिन्स दे देंगे तो क्या करेगा, विरलाइजेशन ऑफ फीमेल फोएटस कॉज करेगा।
स्टिलबोस्टेरॉल देंगे, वेजाइनल कार्सिनोमा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल, किसकी वजह से? स्टिलबोस्टेरॉल से। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा? डिसकलरेशन ऑफ टीथ और साथ में बोन ग्रोथ को रिटार्ड करता है। वॉरफेरिन नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट कॉज करता है और साथ में ग्रोथ रिटार्डेशन भी कॉज करता है। फेनेटोइन जो है वो हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस, क्लेफ्ट लिप पैलेट एंड माइक्रो सिफैली देखने को मिलता है, किसमें? हमारे पास फेनेटोइन में, ठीक है। और फेनेटोइन में मेन जो है ये आप क्लिफ्ट लिफ पैलेट, मतलब क्या, जो लिफ होता है उसको, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो आप याद रखना अच्छे से। कार्बामेजेपिन की बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है कार्बामेजेपिन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेल्प्रोएट सोडियम वेल्प्रोएट स्पिना बाइफिडा कॉज करता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्टली देखने को मिलता है, ठीक है, सोडियम वेल्प्रोएट से। लिथियम की बात करें तो फोर्टल गोइटर और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। इंडोमेथासिन एस्प्रिन की बात करें तो ये प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो है, क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल है। अल्कोहल से क्या होता है? फोर्टल अल्कोहल सिंड्रोम और साथ में लो IQ बेबी भी होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो टेरेटोजेनिसिटी कॉज करती हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इनको आप एक अच्छे से टेबल बना के एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जब आगे क्योंकि जब आप इन सारे ड्रग्स को स्पेसिफिक इनके क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एज एडवर्स इफेक्ट भी आपको ये दोबारा मिलेंगे, तो उस टाइम आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट में कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम थोड़ा सा देख लें। म्यूटाजेनिसिटी क्या होती है कि अगर कोई भी ड्रग है उसकी जो कैपेसिटी होती है जेनेटिक डिफेक्ट्स कॉज करने की, उसको बोलते हैं म्यूटाजेनिसिटी। फॉर एग्जांपल जो मेफ्लोक्विन है, एंटी मलेरियल ड्रग है, वो जेनेटिक डिफेक्ट कॉज करती है। और हमारा जो एम्स क्या है? बैक्टीरियल रिवर्स म्यूटेशन ऐसे, ये क्या है? म्यूटाजेनिसिटी से रिलेटेड टेस्ट है। म्यूटाजेनिसिटी से रिलेटेड टेस्ट है कौन सा? एम्स या AMES, जो आप इसको पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिटी, सिंपल सी बात है, किसी ड्रग को कैंसर कॉज करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। एफ्लाटॉक्सिन भी ऐसे कुछ और भी होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, फोटोटॉक्सिसिटी होता है। तो सारी चीज़ें वो आपको पता ही है, तो इसीलिए मैंने वो बेसिक टर्मिनोलॉजी से इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज भी देखते हैं, मतलब जो ऐसी डिसीजेज जो है जो हमारी किसी ड्रग के कारण, मतलब एक डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग दे रहे थे, उसकी वजह से हमें क्या हुआ? दूसरी डिसीज हो गई, कोई दूसरी बीमारी हो गई, ठीक है। तो इन तरीके की डिसीज को बोलते हैं, या डॉक्टर ने गलत ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया, उसकी वजह से कोई हमारी बीमारी हो गई, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज। और इसी को हम क्या बोलते हैं? iatrogenic डिसीज भी इसी को बोला जाता है। आर द फंक्शनल डिस्क्रिप्टर्स कास्ड बाय द ड्रग। फॉर एग्जांपल, अगर हम सैलिसिलेट्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। फेनोथायाजीन और एंटीसाइकोटिक्स देंगे तो उसकी वजह से हमें पार्किंसन देखने को मिल जाएगा। आइसोनियाजिड या कोई एंटीट्यूबरकुलर ड्रग देंगे, उससे हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। हाइड्रोलाजिन देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डिससेमिनेटेड लपस इरिथ्रोमेटस सिंड्रोम देखने को मिलता है। मतलब सिंपल सा इसका मतलब है, लपस इरिथ्रोमेटस सिंड्रोम में क्या हो जाता है? हमारा आई डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आई डैमेज कॉज कर देता है कौन? हाइड्रोलाजिन। तो ये ऐसी ड्रग्स जो हमारी इसकी वजह से हो जाए, मतलब ऐसी डिसीजेज जो है वो हमारी ड्रग्स की वजह से हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, हाइड्रोजेनिक डिसीज या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी क्या? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? एंटीडोट्स के बारे में, ठीक है। अभी एंटीडोट्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार एंटीडोट्स बात कर लेते हैं कि कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सा एंटीडोट चूज़ किया था। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी तो हम यूज़ करेंगे फाइसोस्टिगमिन। बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग होगी तो हम यूज़ करेंगे फ्लूमाजेनिल। कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे एट्रोपिन। साइनाइड की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट। हेपेरिन की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे प्रोटामिन सल्फेट। इंसुलिन की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे ग्लूकागॉन। और अगर ग्लूकागॉन की पॉइजनिंग हो गई तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। इंसुलिन की पॉइजनिंग में ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे बीटा ब्लॉकर्स। आयरन कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे डेस्फेरोक्सामिन। मॉर्फिन की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे नलोक्सोन। मेथनॉल की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे इथाइल अल्कोहल और फॉर्मिपिज़ोन। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में हम क्या यूज़ करेंगे? एट्रोपिन का यूज़ करेंगे। पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे एनास्टाइलसिस्टीन। और वारफेरिन की पॉइजनिंग में हम यूज़ करेंगे विटामिन K1 या जिसको फाइटोनाडायोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वारफेरिन का इंपॉर्टेंट है, आपका पैरासीटामॉल का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका मॉर्फिन का इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है, नलोक्सोन पूछ लेते हैं। उसके बाद अपने पास आयरन कंपाउंड्स का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कभी-कभी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में बेंजोडाइजेपिन का भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल तो मेरे हिसाब से तो पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सेलेक्टिव लेके आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीडोट्स हैं, तो मैंने कुछ सेलेक्टिव एंटीडोट्स ही उठाए हैं। तो इसीलिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ने की गलती ना करना, ठीक है।
चलो अब हम बात करेंगे न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में, जो नई ड्रग्स डेवलप हो रही है मार्केट में, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है। जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लोगे तो आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है ड्रग डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ड्रग डिस्कवरी फेज, फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज, और तीसरा होता है क्लिनिकल स्टडीज। ड्रग डिस्कवरी फेज में क्या होता है कि हमारा लीड आइडेंटिफिकेशन, हमारा मॉलिक्यूल हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसमें से कितने सारे मॉलिक्यूल्स निकले, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक की, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की, उसके बेसिस पे कुछ हमने सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स निकाले। उसके बाद वो हमारा हुआ प्री क्लिनिकल स्टडीज़। उसके बाद क्या हुआ, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ मतलब उन मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है वो हमने किस पे करी, वो हमने करी एनिमल्स में। प्री क्लिनिकल मतलब एनिमल में स्टडी करी, उसके बाद हमारी क्लिनिकल स्टडीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले प्री क्लिनिकल डाटा हो गया एनिमल्स में, उसके बाद होता है IND फाइलिंग। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं उसको याद कर लेना, बस आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहला आता है कि IND फाइलिंग, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहला जो आता है हमारे पास आता है IND फाइलिंग। IND फाइलिंग कब होता है, बिफोर क्लिनिकल ट्रायल, बिफोर फेज 1। क्योंकि हम IND फाइल किया, IND फाइल करने के बाद हमारा IND अप्रूव हुआ। IND का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल, ठीक है। तो हमने IND फाइल किया, IND अप्रूव हुआ, अब हमारा क्या हुआ, फेज 1 हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। फेज 1 के बाद हम करेंगे, अब देखो जो जो हमारा IND होता है वो हर फेज के बाद हम देखने को मिलते हैं, बट मेनली आप याद रखो कि जो हमारा IND है वो हम कब करते हैं, वो फेज 1 से पहले पंप करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फेज 2, फिर हमने फेज 3 किया। अब फेज 3 के बाद हम क्या करेंगे, NDA फाइल करेंगे, ठीक है। NDA कब फाइल होगा, फेज 3 के बाद NDA फाइल होगा। NDA फाइल करने के बाद हमारा NDA अप्रूव होगा, फिर हमारी मार्केटिंग की परमिशन मिलेगी और फेज 4 हमारा जाएगा मार्केट में, ठीक है। मतलब हम IND कब फाइल करते हैं, IND हम फाइल करते हैं बिफोर फेज 1। NDA कब फाइल करते हैं, NDA फाइल करते हैं बिफोर फेज 3, नहीं आफ्टर फेज 3, सॉरी आफ्टर फेज 3, बिफोर फेज 4 हम NDA फाइल कर लेते हैं, ठीक है। NDA फाइल हुआ, NDA फाइल में क्या होता है कि IND में क्या होता है, हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल लेते हैं, और NDA में हम क्या लेते हैं, हम मार्केटिंग के लिए अप्रूवल लेते हैं। तो NDA हमारा फेज 4 से पहले हमने फाइल किया, और उसके बाद हमारे मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिल गया, और हम अब ड्रग की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या था, NDA की बात थी, मार्केटिंग परमिशन, ठीक। तो इसमें इस पूरे उससे आपको बस दो चीजें याद रखनी है, IND फाइलिंग की टाइम और NDA फाइलिंग की टाइम, ठीक। यहाँ से इस स्लाइड से क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाकी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टेबल से। इस टेबल में भी मैं आपको जो जो पॉइंट हाईलाइट कराता जा रहा हूँ वो पॉइंट्स आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद क्या करना है, सबसे पहले आपको याद करना है सारे फेजेस के नेम, ठीक है। जैसे फेज 1 को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। फेज 2 को बोलते हैं थेरेप्टिक एक्सप्लोरेटरी। फेज 3 को बोलते हैं थेरेप्टिक कन्फर्मेटरी। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप खुद ही देखो कि इससे क्वेश्चन, इन नेम से जो जो मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको वहीं से आए हुए हैं। फिर फेज 4 को हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, और एक फेज है फेज 0 जो कि हमारा किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा वो नहीं है, क्या कहते हैं उसमें, रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा मैंडेटरी नहीं है बट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फेज 0 स्टडीज, ठीक है। और ये हम किसको बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग स्टडीज भी इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये हो गया नेम। अब किस पे कंडक्ट किया जाता है, तो हेल्दी वॉलेंटियर फेज 0 जो है आपका, और फेज 1 जो है ये हमेशा हेल्दी वॉलेंटियर पे किया जाता है, ठीक है। और साथ में नंबर आपको याद रखना है, फेज 1 में कितने 20 to 100 होते हैं। अब बाकी फेज 2, 3, 4 जो है वो पेशेंट्स पे होते हैं। फेज 2 जो होता है वो हमारा होता है कि 100 to 150 पेशेंट्स का यूज करते हैं। होमोजीनियस पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन हम लेके वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। फेज 3 जो होता है अप टू 5000, ठीक है। फेज 3 अप टू 5000 तो पॉपुलेशन, या कहीं कहीं 3000 भी पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो उतना मैनेजेबल है, ठीक है। ये सेवरल सेंटर्स पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में किया जाता है पेशेंट्स में। और फेज 4 जहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल जाए, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर मेंशन ना किया हो, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट हो जाए, तो वहाँ पे आपको ये नहीं करना कि ये 5000 है तो लार्ज है तो हम ये कर लेंगे, नहीं। अगर आपको स्पेसिफिक नंबर मेंशन है तो आप जाओ फेज 3 में, अगर आपको ये मेंशन है कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट में जाना है तो आप जाओगे किसमें, फेज 4 में जाओगे। समझिए बात को, ठीक है। बाकी ये ब्लाइंडिंग एंड कंट्रोल इसको आप छोड़ दो, इसको आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल से इसका पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस इसका है कि सेफ्टी। फेज 1 का पर्पस जो है सेफ्टी। फेज 2 का जो पर्पस है वो है इफिकेसी, ठीक है, इस्टेब्लिश करना इफिकेसी। और फेज 3 का जो पर्पस है वो कंफर्म करना, थेरेप्टिक इफिकेसी को कंफर्म करना, फेज 3, ठीक है। और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज भी फेज 1 में हो जाता है। फेज 4 में क्या है, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें फेज 4 में लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब फेज 2 में क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फेज 1 हम केवल सेफ्टी की बात कर रहे हैं, फेज 2 में हम इफिकेसी की बात कर रहे हैं, फेज 3 में हम थेरेप्टिक इफिकेसी एंड सेफ्टी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी आती है माइक्रोडोजिंग स्टडी। तो माइक्रोडोजिंग हमारा जो होता है 1/100th ऑफ ह्यूमन डोज का इसमें हम यूज़ करते हैं, और मेनली हम फार्माकोकाइनेटिक्स के
को स्टडी करने के इसमें हम करते हैं। तो अगर अब आप इससे कभी-कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मेनी फेजेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, कितने फेजेज़ हैं क्लिनिकल ट्रायल में? तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई 4 फेज़ तो ये हो गया, 1 फेज़ 0 हो गया, टोटल 5 और ऑप्शन में आपको 5 मिलेगा भी मिलेगा, टोटल 5 हो गया। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 5 नहीं लगाना, आपको लगाना कितना है 4 क्यों? क्योंकि जो हमारा ये है फेज़ 0 है, ये ऑफ़िशियल नहीं है, किसी भी उसमें ऑफ़िशियल नहीं है, तो आपको कितने लगाने हैं? 4 लगाने हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था एथिकल क्लियरेंस को लेके। तो एथिकल क्लियरेंस किस फेज में नेसेसरी नहीं होता, ठीक है? देखो मैं जो जितनी चीज़ें हैं स्लाइड में तो मैं इंक्लूड करता ही करता हूँ। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी नोट डाउन कर लिया करो क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं। एथिकल क्लियरेंस किसमें नेसेसरी नहीं होता, तो फेज़ 4 में जो होता है वो एथिकल क्लियरेंस को ज़रूरी नहीं होता, ठीक? समझिए बात को। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा इससे रिलेटेड था, इससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे। तो ये कंप्लीट चीज़ें हो गई, एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में हमने क्या-क्या चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है? उसके बाद हम लेक्चर को एंड कर दें। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंबाइंड ड्रग इफेक्ट। कंबाइंड ड्रग इफेक्ट में हमने देखा सिनर्जिज्म के बारे में देखा, फिर सिनर्जिज्म में हमने देखा कि एडिटिव इफेक्ट्स होता है हमारे पास और सुपर एडिटिव होता है। फिर हमने एंटागोनिज्म के बारे में देखा, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल अलग-अलग तरीके के एंटागोनिज्म थे। फिर हमने देखा टॉलरेंस, टैकीफाइल एक्सेस, ड्रग रेजिस्टेंस। फिर हमने देखा एडवर्स रिएक्शन के टाइप ए, बी, सी, डी, ई, एफ उसके एग्जांपल्स देखे। फिर टाइप बी में हमने 2 टाइप के देखे, ह्यूमरल, सेल मेडिएटेड, उसमें भी टाइप ए, बी, सी, डी या टाइप 1, 2, 3 रिएक्शंस थे। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्स रिएक्शन में हमने टेरेटोजेनेसिटी के बारे में देखा, फिर हमने देखा म्यूटाजेनेसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी और ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज। फिर हमने एंटीडोट्स और पॉइजन्स के बारे में बात करी और फिर हमने न्यू ड्रग डेवलपमेंट में बात करी जिसमें मेन फोकस हमारा आईएनडी फाइलिंग और एनडीए फाइलिंग पे था। फिर हमने बात करी अलग-अलग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में। इसमें मैंने जितने पॉइंट्स बता दिए हैं बस इतने याद करना है, इतने पढ़ना, बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें आराम से यहीं से कवर हो जाएँगी। आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बाहर तो क्वेश्चन कहीं से है ही नहीं। ठीक है? तो ये था कंप्लीट डिटेल जिससे हमारी जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कोई पहले और टॉपिक स्टार्ट कराना चाहते हो कि सर ये टॉपिक पहले करा दो, तो हम वो टॉपिक पहले कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो फिर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई चीज़ें कोई कमी थी या कुछ और चीज़ें आप इंक्लूड कराना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि आपके कमेंट्स सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं आगे चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है? इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी अपडेट्स, डिस्कशन सब कुछ वहीं पे होता रहता है। ठीक है? तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।